हाँ जी, नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे भाई, और अनुच्छेद 40 तक हम लिख चुके थे, समझ हम पूरा चुके थे। तो जो हमने पूरा समझ लिया है उसको आप एक बार नोट्स के रूप में लिख लो। अनुच्छेद 41, हेडिंग डाल दीजिए अनुच्छेद 41। लिखो, इस तरफ क्या देख रहे हो? ठीक, अनुच्छेद 41 लिखिए। कुछ दशाओं में काम पाने का, कुछ दशाओं में काम पाने का, शिक्षा, काम पाने का कोमा शिक्षा और लोक सहायता, कुछ दशाओं में काम पाने कोमा शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का प्रावधान, लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, डैश डाल के लिख दीजिए। राज्य अपने नागरिकों के लिए, राज्य अपने नागरिकों के लिए काम पाने, राज्य अपने नागरिकों के लिए काम पाने कोमा शिक्षा पाने, शिक्षा पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी बुढ़ापा, बेकारी बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता, बेकारी बुढ़ापा, बेकारी बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की स्थिति में, ये चारों चीज़ों को लिखना, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की स्थिति में, निशक्तता की स्थिति में लोक सहायता प्रदान करेगा, निशक्तता की स्थिति में लोक सहायता प्रदान करेगा। प्रदान करेगा, लिख लिया? चलिए ठीक है, आगे लिखें। अनुच्छेद 42, समझा, सारी चीज़ें चुके थे अनुच्छेद 51 तक पूरा डेप्थ में, ठीक है। अब नोट्स बनवा रहे हैं तो लिखें। अनुच्छेद 42, राज्य काम की, राज्य काम की न्याय संगत, राज्य काम की न्याय संगत, न्याय संगत और मानवोचित, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, न्याय संगत और मानवोचित, मानवोचित समझ इस तरीके से लिख लेना भाई, मतलब जो मानव के लिए उचित हो वैसी, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का, मानवोचित दशाओं का तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। ये सवाल बार बार पूछा गया है भाई, ठीक है। प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा, लिख लिया? अब एक पॉइंट और लिख लो इसमें, पैराग्राफ बदल के। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना कोमा मातृत्व अवकाश, जननी सुरक्षा योजना कोमा मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश से संबंधित योजनाएं, मातृत्व अवकाश से संबंधित योजनाएं इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। अवकाश से संबंधित योजनाएं इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। हाँ भाई, सवाल बताइए, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 42, ठीक है भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगला लिखें अनुच्छेद 43।
अनुच्छेद 43 लिखिए, कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, शिष्ट जीवन स्तर, हर शब्द पे अपने आप में एक सवाल है, ढंग से लिखना। निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का, अवकाश का, अवकाश का उपभोग, अवकाश का उपभोग करने की दशाओं का, करने की दशाओं का राज्य निर्माण करेगा, करने की दशाओं का राज्य निर्माण करेगा। तथा तथा कुटीर उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को ग्रामों में, कुटीर उद्योगों को ग्रामों में, एक शब्द और आ गया कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43 में लिख रहे हैं आप, कुटीर उद्योगों को ग्रामों में, कुटीर उद्योगों को ग्रामों में वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर, कुटीर उद्योगों को ग्रामों में वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर, वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर, वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। सहकारी आधार पर, वैयक्तिक तथा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। पैराग्राफ बदल के लिखिए। हाँ भाई, एक चीज बताइए, मनरेगा जैसी योजनाएं, मनरेगा जैसी योजनाएं किस अनुच्छेद से प्रेरित हो सकती हैं भाई? क्या? देखो 41 भी है उसमें, क्यों काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है कि नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों में भी शामिल होगा, क्यों वहाँ पे भी काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार था, मूल अधिकार पढ़े हैं आपने। अनुच्छेद 41 में भी है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत भी है मनरेगा, क्यों उसमें शिष्ट जीवन स्तर अगर लोगों का बढ़ाया जा रहा है, निर्वाह मजदूरी, जीवन का निर्वाह करने के लिए जो मजदूरी की रेट निर्धारित की जा रही है, तो मनरेगा में एक रेट निर्धारित होती है कि नहीं होती है कि मनरेगा मजदूर को इतनी मजदूरी दी जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई एक ही योजना दो दो अनुच्छेदों से प्रेरित भी हो सकती है, उसकी विशेषताएं दो दो अनुच्छेदों में पाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ बदल के लिखें, मनरेगा कोमा पितृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश कोमा न्यूनतम मजदूरी कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून इस अनुच्छेद से प्रेरित हैं, इस अनुच्छेद से प्रेरित हैं, इस अनुच्छेद से प्रेरित हैं। हाँ भाई, यहां पे गौर करिए, मनरेगा क्यों प्रेरित है? क्योंकि कर्मकारों के लिए काम मिल रहा है और न्यूनतम मजदूरी मिल रही है, ठीक है, निर्वाह मजदूरी मिल रही है, ओके। पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश कौन से अनुच्छेद से प्रेरित है? मातृत्व अवकाश। प्रसूति सहायता, तो महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद 42 में। यह सवाल तो बार बार पूछा गया है कि महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद से प्रेरित है? 42। तो महिलाओं के लिए जो प्रसूति सहायता है उसी को मातृत्व अवकाश बोलते हैं। सरकारी नौकरी लगने पर जब तक बच्चा 18 साल का हो जाए, 2 बच्चों तक 2-2 साल का अवकाश महिला को मिलता है, ठीक है। सवैतनिक होता है, वो सैलरी भी मिलती है और अवकाश भी मिलता है। इस पे अपन लास्ट बार बात कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि पिता को भी छुट्टी का अवकाश मिलता है? मतलब पिता को भी अवकाश मिलता है, मिलता है ना, पैटर्निटी लीव जिसको बोलते हैं। माता को मिलता है उसको तो मैटरनिटी बोलते हैं,
और जो पिता को मिलता है उसको पैटर्निटी लीव बोलते हैं। तो पैटर्निटी लीव या पितृत्व अवकाश, अगर एग्जामिनर ये सवाल डाल सकता है कि मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद से प्रेरित है, 42 प्रसूति सहायता। अगर यह सवाल डाला कि पितृत्व अवकाश से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो उसमें यह है ना कि कार्मिक को अवकाश का अधिकार। तो पितृत्व अवकाश मिलेगा किसको? जो कार्मिक होगा उसी को तो मिलेगा भाई। बिना कार्मिक तो अवकाश पे बैठा है, घर पे ही रहे वो तो आराम से, लेकिन जो कार्मिक है उसी को तो अवकाश मिल रहा है ना। और कार्मिक को अवकाश का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। क्योंकि अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, उनका जीवन स्तर भी शिष्ट किया जाए। क्या होता है शिष्ट जीवन स्तर? शिष्ट जीवन स्तर क्या होता है? अब थोड़ी बहुत हिंदी भी आनी चाहिए, खाली उससे पार थोड़ी पड़ेगी जीके से। अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया आपने उसके खिलाफ, तो अशिष्ट का मतलब क्या है? हिंदी वाले बताओ। हाँ हाँ ठीक है, जो सभ्य नहीं हो। शिष्ट का मतलब है कि जीवन की दशाएं सभ्य होनी चाहिए। शिष्ट जीवन स्तर, जीवन स्तर कैसा होना चाहिए? शिष्ट होना चाहिए। शिष्ट का मतलब सभ्य होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए। अशिष्ट किसको बोलते हैं? अशिष्ट क्या होता है? जो शिष्ट ना हो, जो सभ्य ना हो, जो गरिमापूर्ण ना हो। तो कर्मकारों का जीवन स्तर शिष्ट होना चाहिए, मतलब शिष्ट जीवन उस स्तर होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए, सभ्यतापूर्ण उसका जीवन स्तर होना चाहिए। किन का जीवन स्तर? कर्मकारों का। अब एक चीज और सुन लो, थोड़े डेप्थ में जाता हूं मैं, हालांकि मैंने आपको पढ़ा दिया। मानवीय गरिमापूर्ण जीवन व्यक्ति का मूल अधिकार लिखाया है मैंने आपको, कौन से अनुच्छेद में बताइए? मानवीय गरिमापूर्ण जीवन किसी व्यक्ति का मूल अधिकार है। 21 करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वो व्यक्ति का मूल अधिकार है मानवीय गरिमापूर्ण जीवन। तो मानवीय गरिमापूर्ण जीवन सभी लोगों का मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि आप कर्मकारों का जीवन स्तर शिष्ट बनाओगे। तो सभी का बनाओगे कि कर्मकारों का बनाओगे? कर्मकारों का। आप 43 में क्या पढ़ रहे हैं? कर्मकारों का जीवन स्तर, समझ गए? कैसा होना चाहिए? शिष्ट होना चाहिए। तो यहां सवाल के बीच में डिफरेंस बन गया कि नहीं बन गया? मानव का गरिमापूर्ण जीवन कौन से अनुच्छेद में? 21। मानव का मतलब सभी मानवों का जीवन स्तर गरिमापूर्ण होना चाहिए, अनुच्छेद 21, ठीक है। कर्मकारों का शिष्ट जीवन स्तर, शिष्ट या सभ्यतापूर्ण या गरिमापूर्ण, किनका? कर्मकारों का। बनाए राज्य, राज्य मतलब ऐसी दशाओं का निर्माण करे जिसमें जो कर्मकार हैं उनको निर्वाह मजदूरी मिले, मतलब इतनी मजदूरी मिले कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, ठीक है। उनका जीवन स्तर कैसा होना चाहिए? शिष्ट होना चाहिए। शिष्ट का मतलब सभ्य होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और उनको अवकाश का अधिकार भी मिलना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने शिष्ट जीवन स्तर है कि साहब कोई भी आपके साथ गाली गलौच नहीं करेगा, सम्मानपूर्ण वातावरण में रहोगे, ठीक है। आपको काम भी मिल गया, ठीक है, आपको निर्वाह मजदूरी भी मिल गई, नौकरी भी मिल गई, लेकिन भाई साहब ऐसा है कि सुबह 4 बजे आना पड़ेगा काम पर और 12 बजे जाओगे, और 1 साल तक कोई छुट्टी नहीं है। अगर एक भी दिन की छुट्टी ले ली तो पूरे 1 महीने की सैलरी कट जाएगी। तो उसको अवकाश मिल रहा है क्या? ठीक है। तो अवकाश नहीं मिल रहा है तो उसका जो जीवन स्तर है वो प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसलिए अगर आप उसका कार्मिक का असल में हित करना चाह रहे हो तो उस हित में ही ये निहित है कि उसको अवकाश भी दो। क्यों? जब आप उसको अवकाश दोगे जब ही तो अपने जीवन में आराम ले पाएगा या कुछ फील कर पाएगा लाइफ, समझ गए? तो अवकाश का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है भाई? नीति निर्देशक तत्वों में कर्मकारों के लिए अवकाश, ठीक है। 43 हो गया आपका। अब इसमें आगे लिखो, 43 ही चल रहा है अभी। अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A, लिखो डेट डाल के। श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी, श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी का प्रावधान, श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी का प्रावधान। हाँ भाई, कल ही पढ़ाया है, बताओ कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोष्टक में लिख दो 42वां संविधान संशोधन 1976,
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है भाई। अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 43B, राज्य सहकारी समितियों के, अनुच्छेद 43B, राज्य सहकारी समितियों के निर्माण, राज्य सहकारी समितियों के निर्माण कोमा संचालन, सहकारी समितियों के निर्माण कोमा संचालन व प्रबंधन में सहायता देगा। सहकारी समितियों के निर्माण, संचालन व प्रबंधन में सहायता देगा। में सहायता देगा, ये तुम्हें पढ़ाया गया है। बताइए कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 97 में करेक्ट आंसर लिखिए, कोष्टक में लिख दो 97, 97, 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा, 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। हाँ भाई, लिख लिया। अब सहकारी समितियों के बारे में मैं आपको लिखा चुका हूं एक बार। लिखाया कि नहीं लिखाया है? लिखाया कि नहीं लिखाया है? तो मना नहीं कर सकते। मैंने तुमको पढ़ाया था, मैंने तुमको भाग पढ़ाए थे, और मैंने तुमको मूल अधिकार भी पढ़ाया है, और नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ाया है, और ये संविधान संशोधन भी पढ़ा दिया है। तो पहले तो ये बताइए कि सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में स्थित है? अरे 9 नहीं, 9 तो ये चाय वाला भी बता देगा जो बाहर बैठा है। 9 में कौन सा? 9B करेक्ट आंसर। आप उसको 9B कह सकते हो या 9ख कह सकते हो, समझ गए? तो भाग तो 9ख हो गया। कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत सहकारी समितियों के निर्माण की स्वतंत्रता का प्रावधान है? अच्छा, एक चीज और जान लो, सहकारी समितियों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ही जोड़े गए हैं। तो उसमें भाग में भी परिवर्तन हुआ है। भाग तो जैसे मुझे आपने बताया कि साहब 9B में जोड़े गए हैं सहकारी समितियों के प्रावधान, ठीक है? 9B कह लो या 9ख कह लो, ठीक है? अब मैं अच्छा, मूल अधिकारों में भी जोड़ा गया है। तो कौन से मूल अधिकार में सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता आपका मूल अधिकार है? पूरा बोला करो। 19, सारे ऑप्शन 19 पे जाएंगे। 19A, 19B, 19C, 19D, इस तरीके से जाएंगे। भी गलत उत्तर है। 19C करेक्ट आंसर। 19C किसका? 19 1 का सी या 2 का सी या 3 का सी या 4 का सी? 1 मिनट, नहीं नहीं, ये बड़ी पुअर नॉलेज है भाई आपकी। ये मैंने आपको बताया कि जितने भी ये हैं ये 1 के हैं, A, B, C, D, समझ गए? तो ये 19 1 का सी है भाई। 19 1 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, बाद में 6 प्रकार की रह गई। संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता खत्म हो गई, ठीक है? तो उसमें सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। कोई भी समुदाय या संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है ना, उसी में सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता जोड़ी गई। ये 19 1 सी है। तुम ये तो कहने की हिम्मत भी मत करना कि पढ़ाया नहीं, समझ गए? पढ़ा, ठीक है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? तो तुम्हें याद नहीं है, याद करो भाई, बताओ, ठीक है? तो ये चलो मैंने मान लिया कि ये तुमने ही मुझे बता दिया। एक तो तुमने मुझे भाग बता दिया 9ख या 9B में है, एक तुमने मुझे मूल अधिकार बता दिया। अब तुम बताओ कि कौन से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है सहकारी समितियों का प्रबंधन और निर्माण और उनका उन्नयन और उनका संरक्षण? यार कमाल कर दिए तुमने। अरे मैं यही तो पढ़ा रहा हूं अभी। कौन सा अनुच्छेद है? 43B। इसमें भी सोचने लग गए कि ये कौन सी चीज है, ये तो हमने कभी यही तो चल रही है अभी, 43B, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि इस सहकारी समितियों का प्रावधान अनुच्छेद 243 में भी जोड़े गए थे। कौन से में? 243 में कौन से में? ये तो खैर तो मुश्किल ही बताओगे। ZH से ZT, ZH से ZT। देखो सुनो, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 ZH से ZT में जोड़े गए।
97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे जोड़े गए। मूल अधिकारों के अंतर्गत 19(1)(c) में हो गए। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 43(b) में हो गए। और क्या था चौथा? भाग 9(b) में हो गए। ये 4 चीजें हैं सहकारी समितियों से संबंधित। और ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? 97वां संशोधन 2011 में। 97वें संशोधन 2011 के द्वारा ये परिवर्तन भारतीय संविधान के अंतर्गत हुए थे। तो इनमें से कोई सा भी सवाल पेपर में बड़े आराम से उठता है, हर बार आता रहता है, और ये सारे तुमने लिख लिए हैं, बस एक रिवीजन की दरकार है तुम्हें, ठीक है। अब आगे लिखिए, अनुच्छेद 44 लिखिए। अनुच्छेद 44, राज्य सभी नागरिकों के लिए, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता ओब्लिग समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता ओब्लिग समान सिविल संहिता। ओब्लिग का मतलब ये है कि इन बातों का मतलब एक ही है, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड स्थापित करेगा। समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता या यूनिवर्सल सिविल कोड स्थापित करेगा। पैराग्राफ बदल के लिखो, समान नागरिक संहिता भारत में गोवा में लागू है। गोवा में लागू है भाई। समान नागरिक संहिता भारत में गोवा में लागू है। गोवा कितने जने घूम के आए हैं तुम में से भाई? कोई नहीं घूमा? चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। वैसे मैं ऑफर तुम्हें पहले ही दे चुका हूं ठीक है भाई, तुम रैंक में मुझसे ऊपर लाके दिखा दो। मेरी 12वीं रैंक थी फर्स्ट ग्रेड में, और ये ऑफर मैंने मेरे सारे स्टूडेंट को दिए हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पे तो मैं टॉपर था, चलो पर टॉपर से ऊपर तो रैंक क्या होगी उसको छोड़ो। ओवरऑल में 12वीं थी। तो मेरा कोई भी विद्यार्थी मेरा रिकॉर्ड अगर तोड़ दे, मतलब 1 से 11 रैंक के बीच में ले आए स्टेट में, ठीक है। ओवरऑल थी ये, जर्नल में ओवरऑल, और मैं तो वैसे भी जर्नल में ही हूँ। तो मैं तुम्हें क्या क्या ऑफर दे रखे हैं बताओ। फॉरेन टूर लो, इंडिया में कहीं पे भी घूमना चाहे वहाँ जाओ। फॉरेन में तुम कह दोगे साहब अमेरिका घूमना है 2 महीने के लिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। पूरी एजुकेशन फ्री। पंत इंस्टीट्यूट में अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करोगे आगे कि सब हम फर्स्ट ग्रेड करेंगे, लेक्चरर करेंगे, वो RAS करेंगे, या कुछ भी करोगे, पूरा पंत इंस्टीट्यूट तुम्हारे लिए फ्री हो जाएगा। और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं फ्री होगा, एक और ऑफर लो, प्राथमिक नहीं, बच्चों के लिए तो छोड़ो, खैर वो तो कब जाएगा। ये मतलब जो प्राथमिक रिश्तेदारियां होती हैं ना, प्राथमिक रिश्ते किनको बोलते हैं? जो अपने ब्रदर सिस्टर, हाँ फैमिली वाले, उनके लिए भी फ्री कर देंगे हम। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ये ला के दिखा दे, और बहुत से ऐसे कह देंगे साहब हम तो आखिरी स्टूडेंट हैं हमारे पीढ़ी के, हमें बाद में नहीं है, हमें क्या मिलेगा, हमारे तो घर में पढ़ने वाला भी नहीं है। जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ा रहे हैं जैसे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए, लेक्चरर के लिए, रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, SI के लिए। चल मान लो तुम अपनी जिस भी परीक्षा को तुम दे रहे हो उसमें राजस्थान में रैंक ला के दिखाओ। रैंक वापस सुन लो, रैंक जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए और 1 से लेकर 11 के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी की रैंक को नहीं मानूंगा मैं। ऐसे तो हमारे यहाँ से मोहम्मद आरिफ उर्दू में 2nd रैंक मार गया था पूरे राजस्थान में। उर्दू सब्जेक्ट था, फर्स्ट पेपर पढ़ने आया, मैं सब उर्दू में संभाल लूँगा, फर्स्ट करवा दो मुझको। और फर्स्ट हमारा फर्स्ट ग्रेड पे जैसे परीक्षा को क्रैक करने के लिए 37-38 सवाल काफ़ी होते हैं, 38 सवाल 75 में से, और हमारे नोट्स में फंसते हैं 55, 57, 62, 75 में से 37-38 पे वो जर्नल में रैंक लग जाती है। तो उसने वो फर्स्ट पेपर उठा लिया, सब्जेक्ट पे वो चैंपियन था अपने, वो पढ़ा हुआ था वहाँ उस तरीके से। तो ओवरऑल में ला के दिखाओ, और फॉरेन टूर भी ले लो भाई, छोटे मोटे स्तर का ही फॉरेन देंगे, जैसे आप जा सकते हो
इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, बैंकॉक, क्या बांग्लादेश घूम लो, बांग्लादेश पहुंचा, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाए मॉरिशस, मतलब ठीक 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 वाले, ज़्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि यूरोप घूमूंगा साहब 3 सप्ताह के लिए, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। और इंडिया में कहीं पे भी, इंडिया में कहीं पे भी, और 2 लोगों का टिकट करवा दूंगा मैं, मतलब मैरिड हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं अपने कोई मतलब आप दोस्त जिस तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तुम उसके साथ चले, कैसे भी 7 दिन के लिए भाई, ठीक है, पूरा ऑफर है तुम लोगों के लिए, रैंक ला के दिखाओ। लेकिन अब देखो तुम्हें 2, अच्छा एक चीज़ और सुनो, रैंक लाने के लिए जितने सवाल चाहिए, ये भी दावा है कि वो सवाल हमारे मटेरियल में से निकलेंगे, तो तुम्हें तो मतलब हम उल्टा मिक्स जूस बना के दे रहे हैं कि सिर्फ पीना है इसे, ठीक है। उसके लिए आवश्यक पर्याप्त सामग्री भी हम ही देंगे, और अगर रैंक मारो तो सिलेक्शन की तो सिलेक्शन होगा और घूमने को घूमना मिलेगा। तो जो ये गोवा में सामान्य नागरिक संहिता हम आपको लिखा रहे हैं, ये क्रैक करके रिकॉर्ड जब हम आपको टूर देंगे ना गोवा वाला, तो वहां जाके देखना आप ये चीज, ठीक है। चलिए आगे लिखें आप इस समय, 3 तलाक का मुद्दा इसी से संबंधित है, इसी में लिख रहे हैं हम, अनुच्छेद 44 में लिख रहे हैं, 3 तलाक से संबंधित मुद्दा इसी से संबंधित है, 3 तलाक से संबंधित मुद्दा इसी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब एरो डाल के लिख लेना, इसी अनुच्छेद में काम चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साहबानोवाद, साहबानो इस तरीके से लिख लेना भाई, साहबानो वाद, सरला मुदगलवाद, सरला मुदगलवाद, ये 1985, ये 1995, डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, भारत संघवाद 2002, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017 इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। ये सारे वाद लिख लो, इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं, इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। लिख लिया? इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। तुम में से सबसे ज़्यादा एब्सेंट रहने वाला विद्यार्थी कौन है, जो रेगुलर आते हैं? एक तो ऋतु है, ऋतु ये ना तुम्हारा नाम? मतलब ये बताती है गायत्री कि तुम्हें जब नींद भी आ रही होती है ना, तुम क्लास मिस कर देती हो कि यार क्या जाए क्लास। मैंने पूछा वो क्यों नहीं आए, वन सर वो ये कह रही थी नींद आ रही है, अब क्या क्लास जाए, थोड़ा सो लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि मेरा खुद का नेचर भी ऐसा ही है। मैंने ऐसी ऐसी छुट्टियां कटवाई हैं मेरे स्कूल से, पीएल कटवाई हैं। हाँ जी सर, मतलब पीएल का मतलब ये होता है कि अगर आप उनके पैसे भी उठा सकते हो। तो मैंने देखा कि यार मुझे सोने का मन है मेरा, और मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैंने कहा छोड़ो यार नहीं जाएंगे स्कूल। तो फिर एक सेकंड के लिए ख्याल आता है कि यार पीएल कटेगा, और एक पीएल के 2,500 रुपये कितने कटेंगे जाने, उतने कट जाएंगे। तो मैंने यार कोई बात नहीं, कट जाने दो, क्योंकि ये जो सोने का जो मतलब अपना खुद की इच्छा के अनुसार जो रिलैक्स जो ले रहे हैं, इसकी भी तो एक वैल्यू है। तो मैंने कोई बात नहीं। तो वो आदमी बहुत सही होते हैं कि जो खुद के लिए भी जीते हैं थोड़ा बहुत, दूसरों के लिए तो जीते ही जीते हैं, ठीक है।
तो जब मैंने इसकी ये लाइन सुनी, जब गायत्री ने तुम्हारे बारे में बताया कि मैंने भाई वो कैसे नहीं है, मैं सब वो इसलिए नहीं आई कि वो ये कह रही है कि अब सो लेते हैं, क्या है क्लास व्लास तो देखी जाएगी। तो मेरे यार ये चीज़ तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्वत्ववादी। ये राजनीति विज्ञान का एक सिद्धांत है कि अपने आप पे भी जो लोग अपने आप को महत्व देने वाले हैं, और सेल्फ रेस्पेक्ट ही अगर किसी ने लाइफ में नहीं दिया अपने आप को महत्व नहीं देती तो दूसरों को देती है, तो ये तो परोपकारी हो गई। इसका मतलब कि ये तो और ज्यादा बढ़िया हो गई। नहीं नहीं, इसको क्या है कि इसकी हर बात काट नहीं है, तो इसने गौर भी नहीं किया कि इसकी बुराई करके भी इसका भला हो रहा है। नहीं नहीं, स्वत्ववादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि शरीर पे ध्यान देना ही स्वत्ववादी होता है। सुनो मेरी बात, एक आदमी को बर्गर खाना अच्छा लगता है, अब बर्गर खाने से शरीर खराब होता है, तो वो बर्गर खा के अपना सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, भले ही शरीर को नुकसान कर रहा है। इससे क्या मतलब है? ठीक है। अच्छा, वो ऐसा नहीं करती है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो कुल मिला के छुट्टियों में भाई, एक तो वो लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ क्या जी? हरदेव, नेमचंद। तो भाई नेमचंद ने भी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं छुट्टी के। मतलब मैं नोटिस करता हूँ कई बार कि विद्यार्थी छुट्टी पे कितनी रहते हैं, मतलब बड़े आराम से छुट्टी पे रहते हैं, जैसे कई कई दिनों तक। तो यार क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यार तुमने तो कमाल ही कर दी है, तुम्हें पता ही नहीं तुमने किन का नाम लिया। मेरे पिताजी, ये मेरे पापा का नाम है। आज के बाद तुम्हें टोकूंगा ही नहीं, ठीक है? चलिए चलिए ठीक है। अच्छा वो नाम वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, नाम ये जो तुम अब बोल रहे हो। चलिए ठीक है भाई, ठीक। नहीं नहीं, नाम तो सारे ही सही है यार, नाम में क्या फ़र्क है। चलो ठीक है, वो गांव का होगा उसका। चलो भाई ठीक है, आगे लिखो। तो देखो कोशिश यही किया करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा आए, रेगुलर आए, लिखिए आगे नोट्स बनाए। हाँ तो इनके नाम लिख लिए ना आपने सभी के। एक चीज़ सुन लो, इनमें से एग्जामिनर किसी भी एक वाद को पकड़ेगा और एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा, फलाने वाद का संबंध, गेट बंद करो, फलाने इसमें से किसी भी एक को पकड़ के इस वाद का संबंध किस अनुच्छेद से प्रेरित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से प्रेरित होकर बनने वाले वाद है। ठीक है, अब इसमें से एक एक करके लिखो। मैं कहूँ ना कि नेक्स्ट पॉइंट तो एरो डाल दिया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान बनाम साबानो। ये जो साबानोवाद था ना, ये इसका पूरा नाम ये है मोहम्मद अहमद खान बनाम साबानो। ठीक है, कोष्टक 1985 डाल देना, फिर लिखो के मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया। मोहम्मद अहमद खान बनाम साबानो मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट ने निर्णय दिया मोहम्मद अहमद खान बनाम, अरे ऊपर है ये, साबानो के साथ है मोहम्मद अहमद खान, सायरा बानो के साथ नहीं है। मोहम्मद अहमद खान बनाम साबानो वाद में कोर्ट ने निर्णय दिया कि तलाक लेना, कोर्ट ने निर्णय दिया कि तलाक लेना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है, तलाक लेना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है, तथा तलाक के बाद उन्हें भरण पोषण भत्ता, तलाक के बाद उन्हें भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार भी है, तलाक के बाद उन्हें भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार भी है, तलाक के बाद उन्हें भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार भी है। लिख लिया? पैराग्राफ बदल दो। साहबानोवाद में दिए गए निर्णय के, साहबानोवाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए,
साबानुवाद में दिए गए कोर्ट के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, दिए गए कोर्ट के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। साबानुवाद में कोर्ट के दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, 1986 पारित किया। मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद, डेनियल लतीफ़ी, डेनियल लतीफ़ी, डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद 2002, भारत संघवाद 2002। डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद के मामले में, भारत संघवाद के मामले में इस अधिनियम को चुनौती दी गई। डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद 2002 में इस अधिनियम को चुनौती दी गई, इस अधिनियम को चुनौती दी गई तथा कोर्ट ने यह निर्णय दिया, इस अधिनियम को चुनौती दी गई तथा कोर्ट ने यह निर्णय दिया, कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को, कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को, मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह तक, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह तक, पुनर्विवाह तक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा, पुनर्विवाह तक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह तक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। हाँ भाई, लिख लिया? तो डेनियल लतीफ़ी बाद में कौन से कानून के प्रभाव को कम किया गया था? नहीं, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम जो कानून संसद ने बनाया है उसमें उसने साबानुवाद में जो कोर्ट ने निर्णय दिया था उसके प्रभाव को कम किया। ठीक है, फिर कोर्ट ने डेनियल लतीफ़ी वाद 2002 में मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम कानून जो कि संसद ने बनाया था उसके प्रभाव को कम कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट और संसद एक एक करके एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। सबसे पहले कोर्ट ने निर्णय दिया साबानुवाद में 1985 में कि तलाक लेना, अरे पीछे वाले लड़कों सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे समझ में नहीं आया है, जबकि मैं एक दिन पहले इसको समझा चुका हूँ तुम्हारे लिए। समझाया कि नहीं समझाया है? अब दोबारा समझ लो। साबानुवाद 1985 आया तो कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि तलाक लेना मुस्लिम महिला का भी अधिकार है। ठीक है भाई, और तलाक के बाद भरण पोषण भत्ता प्राप्त करना भी उसका अधिकार है। तो कोर्ट ने मुस्लिम महिला के पक्ष में निर्णय दे दिया। ठीक है, लेकिन 1985 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार थी, उस पर मुस्लिम प्रेशर पड़ा और उसने उस प्रेशर के कारण उनका तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 नामक कानून बना दिया। उस कानून में सरकार ने क्या बनाया, संसद ने वह कानून पारित करके क्या किया कि साबानो केस में जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उसके प्रभाव को कम कर दिया। समझ गए? साबानो केस में जो कोर्ट ने निर्णय दिया था वो किन के पक्ष में दिया था? मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में दिया था, जो उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ जा रहा था। उन्होंने प्रेशर सरकार पे क्रिएट किया, सरकार ने उनके पक्ष में कानून बना दिया और साबानुवाद में दिए गए निर्णय का प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन कोर्ट ने इसको दोबारा उठा दिया। डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघवाद 2002, और अब की बार कोर्ट ने एक कदम एडवांस हो लिया। तलाक मुस्लिम महिला का अधिकार है, भरण पोषण भत्ता प्राप्त करना उसका अधिकार है, ये डिसीजन तो पहले ही दिया जा चुका है साबानों में।
अब की बार कोर्ट ने ये और कहा कि भरण पोषण भत्ता भी कब तक दिया जाएगा, जब तक वो तलाक के बाद पुनर्विवाह नहीं कर लेती। अगर जिंदगी भर नहीं करेगी, जिंदगी भर भरण पोषण भत्ता देना पड़ेगा। समझ गए? तो मुस्लिम महिला को तलाक से लेके पुनर्विवाह तक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। किस वाद में कोर्ट ने यह निर्णय दिया था? और ये सारे वाद जो चल रहे थे वो कौन से अनुच्छेद से प्रेरित होकर चल रहे थे? समान नागरिक संहिता वाले अनुच्छेद 44 से। ठीक है, अब सायरा बानो वाद आ गया और 2017 में उसने कोर्ट ने क्या नया निर्णय दे दिया कि ट्रिपल तलाक में जो एक प्रथा होती है तलाक ए बिद्दत, उसको रद्द किया जाता है। तो ये अगला पॉइंट लिखो आप, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017 डैश डाल के लिखिए। इस मामले में 3 तलाक, इस मामले में 3 तलाक, और 3 तलाक में भी भाई कौन सा वाला तलाक, और इसमें भी भाई तलाक बिद्दत। तीन तलाक और उसमें भी तलाक बिद्दत पर रोक लगाई गई। तलाक बिद्दत पर रोक लगाई गई। ट्रिपल तलाक बैन, उसमें भी कौन सा वाला तलाक, तलाक बिद्दत पर रोक लगाई गई। किस वाद में लगाई भाई? तो 3 तलाक रोक से संबंधित कानून कौन से अनुच्छेद से प्रेरित हैं? 44 समान नागरिक संहिता। अब लिखिए अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 लिखो भाई। राज्य बालकों की अनुच्छेद 45 लिख रहे हैं आप, बालकों की प्रारंभिक शैशवावस्था, राज्य बालकों की प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करेगा। ठीक है, पैराग्राफ बदल दो। इस नीति निर्देशक तत्व को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A लिख देना, चाहे क लिख देना, कुछ भी लिख देना। अनुच्छेद 21A या 21 के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A या 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उनका मूल अधिकार बना दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उनका मूल अधिकार बना दिया गया है। उनका मूल अधिकार बना दिया गया है, लिख दिया, मूल अधिकार बना दिया गया है। और यहीं पे और लिख दो पैराग्राफ बदल के, इसी संविधान संशोधन के द्वारा
इसी संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, इसी संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना माँ बाप तथा अभिभावकों का, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना माँ बाप तथा अभिभावकों का, माँ बाप तथा अभिभावकों का 11वां मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है। माँ बाप तथा अभिभावकों का 11वां मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है। 11वां मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है। लिख लिया? सबसे फास्ट लिखती है। 11वां मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है। अब एक सवाल बताओ, ऐसा सवाल मैंने जैसा कि आपसे पहले ही कहा था, कल की क्लास में कहा था कि कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो मूल कर्तव्य भी रहेंगी, मूल अधिकार भी रहेंगी और नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल रहेंगी। तो एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य तीनों में ही शामिल है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, या बच्चों को 6 से 14 भी छोड़ो, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों में ये प्राथमिक शिक्षा आ रही है कि नहीं आ रही है? 1 से 8वीं तक की शिक्षा आ रही है, तो उसमें प्राथमिक शिक्षा शामिल है कि नहीं है? या बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, सरल भाषा में बात आएगी कि बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, तो ये तीनों चीज़ों में शामिल है कि नहीं है? है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण, ये भी तीनों में शामिल है कि नहीं है? अभी आप मूल कर्तव्य पढ़े नहीं है, तो जब पढ़ोगे तो उसमें यह भी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा। नीति निर्देशक तत्वों में तुम पर्यावरण का संरक्षण पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? कल पढ़ाया है तुम्हारे लिए, बताओ भाई कौन से अनुच्छेद में है? 48, ठीक है। वन, वन्यजीव और पर्यावरण का संरक्षण 48 के अंतर्गत है। तो पर्यावरण संरक्षण नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है कि नहीं है? है। मूल कर्तव्य में भी है या नहीं है? है। और मूल अधिकार में भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पेयजल, जीवन की उचित दशाएं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन व्यक्ति का मूल अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में? 21 में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तुमने कभी पहली बार भी पढ़ा होगा, रिवीजन तो किया ही नहीं है, लेकिन हल्की हल्की स्मृतियां तो आ ही रही होंगी कि हाँ हमने अपने जीवन में एक बार कभी पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि रिवीजन तो किया ही नहीं है, ठीक है। तो इतना तो याद आ रहा होगा कि हाँ एक बार पढ़ा है। हाँ भाई, आपको आ रहा है क्या? कावड़ लेने चले गए थे तो भूल भाल तो नहीं गए सारी चीज़ों को? चलिए, तो आप तीनों चीज़ों को जब आप याद कर लोगे, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन निकालोगे। इस प्रकार से सवाल बनते हैं। आगे लिखिए। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुच्छेद 46, स्पीड से लिखो थोड़ा सा और एक ही पेन का प्रयोग करो, 2-2 3-3 की जरूरत नहीं है। मुकद्दर में सरकारी नौकरी लिखी होगी तो एक पेन से ही मिल जाएगी। स्पीड से लिखिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रयास राज्य करेगा, का राज्य प्रयास करेगा, अभिवृद्धि का प्रयास राज्य करेगा, का प्रयास राज्य करेगा। समझ गए भाई? तो अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अब देखो, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कौन से अनुच्छेद से प्रेरित होंगी?
46। मैंने आपको की पॉइंट पकड़ा है, मैं आपको 5 एग्जाम्पल लिखाऊंगा, वो छठवां पूछेगा, क्योंकि कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, दुर्बल वर्ग शब्द आपने पकड़ा। दुर्बल वर्ग की परिभाषा के अंतर्गत वह सब वर्ग आएंगे जो वंचित वर्ग हैं। वृद्ध, बीपीएल, महिला, विकलांग, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निःशक्त जन, ये सब दुर्बल वर्गों की कैटेगरी में आएगा। अगर उनके उत्थान से संबंधित या अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब के उत्थान के संबंध में अगर योजनाएं कोई भी बन रही हैं तो वो कौन से अनुच्छेद से प्रेरित होकर बनेंगी भाई? 46। ये बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे मान लो एग्जामिनर सरल सवाल बना दे, दिव्यांग जन सम्मान निधि योजना कौन से अनुच्छेद से प्रेरित है? अब तुम ढूंढते डोलोगे कि ये तो हमने करंट अफेयर की 4 किताब पढ़ ली, उनमें आज तक नहीं पढ़ी, और वो अनुच्छेद मारेगा। तो तुम्हें अब जैसे डिस्कस से चीज़ें बनती हैं, अब अपने बीच में ये डिस्कशन हो लिया, अब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये डिस्कशन नहीं होता, लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, सेल्फ का कोई तोड़ नहीं है, बढ़िया बात है भाई साहब, नहीं है, लेकिन डिस्कशन करने के लिए अपने आप से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ डिस्कशन करना जरूरी बनता है, क्यों? उससे बहुत चीज़ें खुलती हैं। हमने भी, हमारे जो भी साथी हैं या उस समय जब पढ़ रहे थे, तो जो एक्सपीरियंस्ड जो टीचर होते थे उनके डिस्कशन का बहुत फ़ायदा मिला था, बहुत सही डायरेक्शन भी मिला था। निःशक्त जन उत्थान योजना कौन से अनुच्छेद से प्रेरित है? स्त्री शक्ति सम्मान निधि योजना कौन से अनुच्छेद से प्रेरित है? अब तुमको 3 पॉइंट पकड़ में आ गए, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग। अब दुर्बल वर्ग कोई एक आध तो है नहीं, बेरोजगार भी दुर्बल वर्ग है। बेरोजगारों के उत्थान से संबंधित योजनाएं, अब वो उसमें भी आ जाएंगी जो 41 वाला है ना, लोक कल्याण, बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा, तो उसमें बेकारी शब्द आ रहा है, बेकारी का मतलब बेरोजगारी, तो 41 से प्रेरित भी हो जाएगी, 46 से प्रेरित भी हो जाएगी। ठीक है, कई बार आपने हो सकता है 41 को पकड़ के याद कर लिया, ऑप्शन में 41 नहीं आया, तो फिर 46 पे आप अपने गाय लगाओगे, कहीं ना कहीं मतलब अपने दिमाग, अपना तर्क का वहाँ तक प्रयोग करोगे जहाँ तक जितना लॉजिक आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। अनुच्छेद 47 लिखिए। हाँ जी, मेरा तो यही टाइम है 4 बजे वाला, आप आएंगे 3 बजे। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर 3 बजे, 3 से 6, हाँ 7 बजे वो सही बोल रही है, 3 से 7। 7 पे साइकोलॉजी होती है, हालांकि वो सब्जेक्ट पे आती है। ठीक है, बस फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी आती नहीं है, तो आप 3 से 6 ही आ सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ो। अनुच्छेद 47 लिखिए। राज्य पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर कोमा जीवन स्तर, पोषाहार स्तर कोमा जीवन स्तर, पोषाहार स्तर कोमा जीवन स्तर को ऊंचा करने, पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य और ओब्लिग डाल के लिख देना सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य ओब्लिग सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य ओब्लिग सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा, में सुधार करना प्राथमिक कर्तव्य है। राज्य पोषाहार स्तर कोमा जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य ओब्लिग सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करेगा तथा लोक स्वास्थ्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। लिख लिए। अब एक चीज बताइए, एक लाइन और लिख लो, पैराग्राफ बदल के, तथा राज्य मादक पदार्थ या नशीले पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थ और नशीले पदार्थों की तस्करी और उपभोग
मादक पदार्थ तथा नशीले पदार्थों की तस्करी और उपभोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। उपभोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा, प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप इसमें, शराबबंदी से संबंधित कानून, और शराबबंदी के कोष्टक में लिख देना आप गुजरात और बिहार, दो राज्यों में चल रही है शराबबंदी। अरे शराबबंदी ये भी नकल करके लिखेगो का, शराबबंदी लिख, शराबबंदी से संबंधित कानून, ठीक है। गुजरात और बिहार कोष्टक में, शराबबंदी से संबंधित कानून कोष्टक में लिखो गुजरात और बिहार से संबंधित कानून, तथा राजस्थान पंजाब व हरियाणा में, तथा राजस्थान पंजाब व हरियाणा में, राजस्थान पंजाब व हरियाणा में पोस्त, डोडा पोस्त जो चलता है ना भाई, राजस्थान पंजाब व हरियाणा में पोस्त, डोडा पोस्त होता है ना नशीला पदार्थ, राजस्थान पंजाब व हरियाणा में डोडा पोस्त पर रोक, डोडा पोस्त पर रोक, डोडा पोस्त पर रोक से संबंधित कानून, से संबंधित कानून इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं, इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। और लिख दो इसमें, देखो सुनो, कल अपन बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन इस पर कर चुके हैं। जैसे पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाने का प्रावधान इसी अनुच्छेद में है। अब मान लो एग्जामिनर पूछ ले खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाएं या प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रेरित होंगे। खाद्य सुरक्षा अगर अपने नागरिकों की बढ़ेगी तो पोषाहार स्तर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। खाद्य सुरक्षा अगर बढ़ेगी तो पोषाहार स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो पोषाहार स्तर अगर बढ़ेगा तो कौन से अनुच्छेद से प्रेरित हो रही है बात ये, अच्छा ठीक है। और इसमें एक चीज और आ रही है, लोक स्वास्थ्य या सार्वजनिक स्वास्थ्य का संरक्षण करेगा। तो जितनी भी निःशुल्क दवा वितरण की योजनाएं हैं, निःशुल्क टीकाकरण की योजनाएं हैं, ठीक है, वो सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट और डाल दो, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, खाद्य सुरक्षा की योजनाएं, खाद्य सुरक्षा की योजना, निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क टीकाकरण, खाद्य सुरक्षा की योजना, निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क टीकाकरण, से संबंधित योजनाएं इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं, से संबंधित योजनाएं इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। अनुच्छेद 48 आगे लिखें, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में लिखिए, राज्य कृषि व पशुपालन का, राज्य, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आराम से, एक सपोर्ट सिस्टम और लाया करो भाई लिखने के लिए। अब ऐसे मतलब पैड वगैरह जो होता है ना लिखने के लिए, उससे स्पीड बनेगी आपकी। हालांकि कोई भी नहीं लाया होगा तुम में से ना। अच्छा ऐसे कितने हैं जो लेके आए? अच्छा वो तो नहीं, ये लड़कियां तो एक भी नहीं लेके आई, ठीक है ठीक है। जो हमको तो बिना सपोर्ट के लिख लेते हैं हम तो स्पीड से, नहीं ये तो वैसे भी वास्तव में स्पीड से लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, अनुच्छेद 48 लिखिए, 48 लिखें साहब, लिखिए, राज्य कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकीकरण करेगा। राज्य कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकीकरण करेगा। कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकीकरण करेगा तथा गाय बछड़ा दुधारू पशु, गाय कोमा बछड़ा दुधारू पशु कोमा वाहक पशु,
गाय, बछड़ा, दुधारू पशु और वाहक पशु का वध रोकेगा, का वध रोकेगा, का वध रोकेगा और इनकी नस्ल सुधार करेगा। गाय, बछड़ा, दुधारू पशु, वाहक पशु, वाहक मतलब माल ढोने वाले, का क्या करेगा? वध रोकेगा और इनका नस्ल सुधार करेगा। अब यहीं पे आप लिख सकते हो गो हत्या प्रतिषेध, गो हत्या प्रतिषेध से संबंधित कानून, गो हत्या प्रतिषेध से संबंधित कानून इसी अनुच्छेद से प्रेरित है। गो हत्या प्रतिषेध से संबंधित कानून इसी अनुच्छेद से प्रेरित है। हाँ भाई, गो हत्या प्रतिषेध से संबंधित कानून इसी अनुच्छेद से प्रेरित है। आपने एक लाइन लिखी है वाहक पशु। वाहक पशु कौन से होते हैं? सामान ढोने वाले होते हैं। जैसे कौन कौन से? ऊंट, बैल, खच्चर, गधा भी वाहक है वैसे, वो बेचारा सामान ढोता रहता है। घोड़ा, घोड़ा सामान नहीं ढोता है, हालांकि ये तो वाहक ही। घोड़ा क्या है? आदमियों को ढोता है। अब आदमी ढोना बंद हो गए हैं मैदानी भागों में, अब तो घोड़ा आदमियों को ढो रहा है। कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में या पहाड़ों पे घोड़ा चलता है। जो खच्चर ही है वो, वैसे घोड़ा नहीं है वो, खच्चर है। अच्छा, आप कभी पहाड़ पे घोड़े पे बैठ के चढ़े हैं क्या? कोई भी नहीं चढ़ा? मतलब जब वो चढ़ता है ना पहाड़ पे, और बगल में खाई होती है, तो मतलब और भाई वो फीलिंग वहीं आएगी आपको, मेरे बताने से थोड़ी आएगी। मतलब एक तरफ जैसे आप मान लो हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाएं, कश्मीर जाएं, तो वहाँ जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे घोड़े पे, खच्चर जो भी है उस पर बैठ के, तो बड़े अच्छे सीन आते हैं। कई लोगों को हम देख रहे थे, कई लेडी, बच्चे, आदमी भी चल रहे हैं उनके साथ, फैमिली चल रही है, हम भी चल रहे हैं साथ में। तो जब वो चढ़ता है ना और बगल में खाई होती है, तो एक बार तो यूँ समझो परमात्मा से डोर लग जाती है कि यार ये अब की बार सकुशल आ जाए, फिर नहीं चढ़ेंगे दोबारा कभी इस पर। क्यों? वो ऐसे स्लिप मारता है और वो जो आवाज़ आती है ना, जो वो रोते हैं, जो बैठने वाले जो होते हैं, वो नेचुरल आवाज़ आती है, वो उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये ठीक वैसे है कि जैसे वो झूले होते हैं ना मेलों में तगड़े वाले, उन पे बैठने में मज़ा नहीं आता, वहाँ जाके खड़े हो जाओ बस, फिर जो रोती हुई पब्लिक जो दिखेगी आपको वो मजा है बस। बाकी तो उसमें झूलने में थोड़ी मजा आता है, वहाँ जाके खड़े होने में मजा है। फिर पब्लिक को देखो आप, जब वो झूला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है एक बार, तो ठीक है, तो ऐसे जब वो घोड़े वोड़े वो चढ़ते हैं ऊपर, तो अच्छा रोमांचकारी वो है। अब मैंने तुम्हें ऑफर दे ही रखा है कि भाई रैंक क्रैक करो, कश्मीर टूर लो, हिमाचल टूर लो, और ऐसे घोड़े खच्चरों पे बैठ के वो फीलिंग लो भाई, जब खाइयों के बगल में वो चलेगा। सब ऑनलाइन वालों के लिए भी है, जो ऑनलाइन सिलेबस पे जुड़ेगा और अगर वो रैंक मारता है जर्नल में, तो भाई उनके लिए भी ऑफर जिंदा है। अब तुम ये भी कह सकते हैं, सब मान लो 10, 20, 25 लोगों ने रैंक मार ली और तुमने हमारे लिए टूर दे दिए 1.5, 2 लाख रुपए के, तो बताओ आपका क्या होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे 20 स्टूडेंट रैंकर जा रहे हैं तो मैं कहाँ आऊँगा? कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ सारे मारो रैंक, कोई अपने सब्जेक्ट में मारो, कोई किसी कंपटीशन में, कोई कहीं पर भी। तो वाहक पशु आजकल बेरोजगार हो गए। सांड बेरोजगार हो गया कि नहीं हो गया? सांड बेरोजगार हो गए, वो बैल बेरोजगार हो गए। पुराने जमाने में बैलों की बहुत बड़ी डिमांड हुआ करती थी, जैसे आजकल ट्रैक्टरों की डिमांड होती है ना, कृषि में यूजलेस हो गए वो। एक अच्छा, आप कभी बैलगाड़ी में बैठे हैं क्या? मुझे लगता है आप कभी नहीं बैठे होंगे। ऊंट गाड़ी तो वेस्टर्न राजस्थान में आज भी चल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान में बैलगाड़ी चलती थी। तो बैलगाड़ी में कोई बैठा है क्या? वो लंबी लंबी सी जो गाड़ियाँ हुआ करती थी, नहीं बैठे? अच्छा, तांगे में तो बैठ लिए होंगे शायद है, तांगे में भी नहीं बैठे? घोड़ा, अरे हमने तो पढ़ाई की शुरुआत ही तांगे से की थी। हमारे गांव से शहर तक तांगा लगा दिया था घर वालों ने पढ़ाने के लिए, तो हम तांगे में बैठ के जाते थे। अब बताओ यार, अब तो आप तो सोचोगे तो हंसोगे, उस समय पर तांगे में बैठना तो ये समझोगे मास्टर तो पैदल जाते थे पढ़ाने के लिए और हम तांगे में बैठ के पढ़ने जाते थे। तो हमसे कहते थे कि भाई तांगे में बैठा लो, हम कहते थे भाई कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो बैठा लेंगे। तो हमारे छोटे बच्चे चौथी में पढ़ रहे हैं तो हमको टॉफ़ी देते थे, तो जो टॉफ़ी दे देता था वो तांगे के अंदर
नहीं दे वो तांगे इस बार, तो वो तांगे में नहीं बैठे। तो वो गाड़ी जब होती थी ना, जब बैलगाड़ी चल रही है, तो उसमें क्या बैलेंस का बड़ा खेल होता था। तो वो ड्राइवर कहता था, अरे भाई पीछे से 2 सवारी उठो और आगे आ जाओ, वरना वो ऐसा हो जाता था। तो ये इसको क्रांति बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में चली गई। अब तो बड़े बड़े व्हीकल्स आ गए। अभी बैठो आप बाहर, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद आप। तो वही ये वाहक पशु हैं, ये बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हो गए हैं तो अब ये गाय तो ये समझो बोझ बन गई है लोगों के लिए। पहले इसका गाय का जो नर पशु होता था, जो बैल होता था, वो खेती में काम आता था, उसकी बहुत बड़ी डिमांड हुआ करती थी। तो गाय एक यूजफुल प्राणी ज़्यादा था। भैंस के रेट कम होते थे, गाय के रेट ज़्यादा होते थे। और आजकल भैंस और गाय में ज़मीन और आसमान का अंतर है। भैंस 1 लाख रुपए पा रही हैं, गाय अगर 14 किलो दूध देगी तो 30-35 हज़ार रुपये की आ जाएगी। और 5-7-8 किलो 9 किलो 6-8 किलो दूध दे रही है 10-15 हज़ार और कम। और लातने के बाद तो यूँ और कह दें कि फ्री में ले जाओ भली से। ठीक है, चलिए आगे लिखें। अनुच्छेद 48 आप लिख चुके। 48A लिखिए अब आप। 48A 48 या 48 लिखो। वन वन्यजीव, वन कोमा वन्यजीव, वन कोमा वन्यजीव, वन वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण, वन वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान। वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पैराग्राफ, इसमें कोष्टक में लिख दो 48A में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 द्वारा जोड़ा गया। और एक पॉइंट और लिख दो इसमें, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, हाँ एनजीटी बोलते हैं इसको, से संबंधित कानून इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या एनजीटी से संबंधित कानून इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। लिख दिया भाई? क्या? ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाँ जी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से संबंधित कानून इसी अनुच्छेद से प्रेरित हैं। कौन से अनुच्छेद से प्रेरित हैं? 48 कैसे? क्योंकि 48 कै में पर्यावरण संरक्षण की बात है। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो गठन किया गया है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी ऐसी परियोजना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है तो उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी पहले पर्यावरण विभाग से, जब वो योजना लागू हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। आपको पता है एनसीआर में जितने भी व्हीकल्स जो आपके चल रहे हैं ये कितने दिन के अंदर इनका वो हट जाएंगे यहाँ से, मतलब कितने साल तक का प्रावधान है, कितने साल चला सकते हैं, उसके बाद वैलिड नहीं रहेंगे। 10 साल, 10 साल डीजल पेट्रोल 10 साल। पेट्रोल ज़्यादा है क्या? मुझे तो लगता है डीजल पेट्रोल 10 साल है, एक जैसा ही है। उसके बाद वो यूजलेस हैं, अगर आप यहाँ पे चलाओगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी, जब्त कर लेगी, पेनल्टी लगा दी जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। मोटरसाइकिल पे नहीं, ऐसे तो अब कार भी चल रही हैं लोगों की अब। लेकिन देखो देश में कानूनों की कमी नहीं है, संविधान की कमी नहीं है, कानून की कमी नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता। भारत में कानून तो एक से चढ़ता एक है, वो इतना तगड़ा है कि अगर कानूनों को लागू कर दिया जाए ना तो सांस लेना भारी पड़ जाए लोगों का, पर वो लागू नहीं हो पाते। नहीं, ये 2-4 साल 5 साल पहले का बना पड़ा है। आगे लिखो अनुच्छेद 49 लिखिए भाई। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के 49 में लिख रहे हैं आप, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों कोमा स्थानों कोमा वस्तुओं का संरक्षण
वस्तुओं का संरक्षण, वस्तुओं का संरक्षण राज्य की बाध्यता होगी। इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना, ये है सवाल। राज्य की बाध्यता, बाध्यता, इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना, राज्य की बाध्यता होगी। हाँ जी, क्या जय, अच्छा अच्छा, वो अलग चीज है। हाँ, ये जो जितने भी टैग जो दिए जाते हैं ना, वो पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। जितने भी प्रकार के टैग दिए जाते हैं पर्यावरण से, क्या कौन से प्रकार का टैग? टैग भी कई प्रकार के हैं। बहुत से तो टैग इस प्रकार के हैं कि जो पर्यावरण इको फ्रेंडली जो वस्तुएं हैं उन पे जो टैग दिया जा रहा है, तो इको फ्रेंडली पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, वो 48 से संबंधित आएगा। किसकी में? हाँ, यस यस यस, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो 49 से निकल के आएगा, क्योंकि उसमें वस्तुओं का संरक्षण किया जा रहा है। जिसको ये मान लो लोकल आर्ट है, क्राफ्ट है इस चीज़ का, तो वो स्थानीय है, उसका जो संरक्षण किया जा रहा है। हाँ तो भाई एक शब्द सुनो पहले, तो 49 में जो असली चीज़ आएगी, राज्य की बाध्यता होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि जैसा कि आपने पढ़ा है कि नीति निर्देशक तत्व तो अनिवार्य और बाध्यकारी तो होते ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने अटैक कहाँ किया कि वह कौन सा निर्देशक तत्व है जिसका पालन करना राज्य की बाध्यता है। तो सबसे पहले तो निर्देशक तत्व दिमाग में आते ही बाध्यता शब्द नहीं आएगा, लेकिन असल में अगर बाध्यता आ जाए तो ये सवाल का एक अच्छा वाला पॉइंट बनता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 49, कि कौन सा निर्देशक तत्व है जिसको लागू करना राज्य की बाध्यता है, जबकि अन्य निर्देशक तत्वों को लागू करना बाध्यता नहीं है। अगला पॉइंट पकड़ो। हाँ भाई, 49 के बाद लिखिए आप अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, अर्थात न्यायपालिका की रक्षा की जाएगी। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा या रक्षा की जाएगी। यह अनुच्छेद क्या बोलें दोबारा? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा या रक्षा की जाएगी। किसकी रक्षा की जाएगी? न्यायपालिका की जाएगी। किससे किया जाएगा? कार्यपालिका से। समझ गए? उसका पृथक्करण करो या उसकी रक्षा करो। यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, यह अनुच्छेद शक्ति पृथक्करण का आधार है। यह अनुच्छेद शक्ति पृथक्करण का आधार है। अनुच्छेद शक्ति पृथक्करण का आधार है। ज्योग्राफी जबरदस्ती पढ़ा रखी है साहब राहुल जी ने, बहुत ये बड़प्पन वाली बात नहीं है, लेकिन आप वास्तव में ही लकी हैं कि अपने अपने सब्जेक्ट के टॉप लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। इनके पढ़ाई हुई सारी चीज़ों को अगर ढंग से समझ के याद कर गए ना, तो सिलेक्शन श्योर है। मतलब हिंदी पे काम हो रहा है, ज्योग्राफी पे काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आप बहुत बढ़िया तरीके से डेप्थ में जा रहे हो, राजस्थान जी के खूब डेप्थ में जा रही हैं चीज़ें, और अपने स्तर पे भी किताबें पढ़ते रहो, माँ जो अपने आप को जितना हो जाए। और ये जो स्लो मोशन में की गई मेहनत होती है ना, बिना वैकेंसी के, इस समय पे जैसे आप कर रहे हो, असल में यही बुनियाद रखती है किसी कैंडिडेट के सिलेक्शन की। वैकेंसी निकलने के बाद तो 3-4 महीने एक फेज आएगा जिसमें सब बराबर के रेस से दौड़ेंगे, 19-20 का अंतर रहेगा। लेकिन जो पहले से तैयारी करता हुआ जो आता है वो एज ले जाता है वैकेंसी निकलने के बाद। तो इस समय तुम जितना अपने आप को मेहनत कर सकते हो। हाँ जी, तो आप लिख चुके हैं ये शक्ति पृथक्करण, जैसे मैंने अभी आपको लिखाया कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद शक्ति पृथक्करण का आधार प्रस्तुत करता है? उत्तर क्या होगा? शक्ति पृथक्करण क्या होता है? शक्ति अलग होना। कहाँ से अलग होना भाई? भारत का पाकिस्तान से अलग होना? नहीं,
नहीं नहीं, थोड़ा सा और बताओ। पॉलिटिकल साइंस से कितने लोग पढ़े हुए हैं तुम में से? 11वीं 12वीं भी किसने पास की? पॉलिटिकल से ईमानदारी साथ खड़े करना, आधे के पास होगी क्या? किए आप बीएड कर रखे हो क्या? एमए है पॉलिटिकल साइंस से, बीएड नहीं किया आपने? बीएड और कर लेते, लेक्चरर की तो मेरी गारंटी है आपकी, अगर आप बीएड होते ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से। चलिए तो कोई नहीं, अरे डिग्री मिलती है भाई दोस्त, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत में थोक के भाव ठेके पे पीएचडी ले लो, तुम सब पीएचडी हो सकते हो अगर तुम्हारे मन में आ जाए तो, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है। 2011 में मैं सेकंड ग्रेड की जगह निकली एसएस की, और मैं पढ़ाता था, और बहुत जोर से मैं पढ़ाता था, और मेरे पढ़ाने से बहुत लोग सेलेक्ट हो रहे थे। लेकिन मैं उन भर्तियों को भरने के लिए सरकार की नज़र में एलिजिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें चाहिए बीए बीएड, और मैं कौन था? बीएससी बीएड, तो मैं साइंस से बीएससी था। तो सरकार का ये कहना था कि हमारी नज़र में तुम अयोग्य हो 10वीं तक का मास्टर बनने के लिए एसएस सब्जेक्ट से, और जिनको मैं पढ़ा रहा था वो राजस्थान में रैंक मार रहे थे, ठीक ठीक बात है, जो मास्टर बन रहे थे। तो इस देश में ऐसे ऐसे दुर्भाग्य काम करते हैं। अब नई जो शिक्षा नीति आ रही है, अच्छा और सुन लीजिए, मैं बीएससी था, सरकार की नज़र में मैं 10वीं क्लास की सामाजिक ज्ञान पढ़ाने के लिए अयोग्य था, लेकिन उसी राजस्थान सरकार ने मुझको उन्हीं एसएस के सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल से और फिलोसफी से आरएस में सेलेक्ट कर दिया। उन्हीं एसएस के सब्जेक्ट से सरकार कहती है कि तुम 10वीं पढ़ाने के योग्य नहीं हो, आरएस में सिलेक्शन के योग्य हो, वही सरकार, ठीक है। कितने कमाल की बात थी। तो भाई नियम तो हमको, अच्छा उस समय मुझे क्या चाहिए था? डिग्री, कि सिर्फ एक डिग्री होती, ठीक है। अब मैं इस लड़की से यही तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर बीएड की डिग्री होती तो वो सिलेक्शन यहाँ आसपास नजर आ जाता। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा कि भाई पॉलिटिकल साइंस से कितने हैं जो 11वीं 12वीं पढ़े हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि जो आर्ट साइड से होंगे उनके पास, आधों के पास तो कम से कम होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। और डर के मारे तुम हाथ खड़ा नहीं कर रहे क्योंकि सवाल उल्टा सीधा आ जाए, ठीक है। तो तुम टेंशन मत लो, मैं बड़ी छोटी चीज तुमसे पूछ रहा हूं कि जो शक्ति पृथक्करण किसे कहते हैं, अपने जो भी बात है वो रख दो, बताओ भाई किसे कहते हैं? शक्तियों का बंटवारा अलग चीज होती है और शक्तियों का पृथक्करण अलग चीज होती है। शक्ति पृथक्करण को इंग्लिश में सेपरेशन ऑफ पावर्स बोला जाता है, और शक्तियों के बंटवारे को डिवीजन ऑफ पावर्स बोला जाता है। आप जानते थे कि बात? नहीं जानते? नहीं नहीं, ये क्या है, ये लड़की हमारी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, इसकी ये हमेशा हर बात का समर्थन करती है, इसकी गर्दन हमेशा हमें होती है। तो ऐसे स्टूडेंट कई बार तो सोचते हैं यार ऐसे बढ़िया स्टूडेंट नहीं हो तो हमारा वक्त कैसे कटेगा, कि इसने तुरंत हाँ किया कि यस, और ये हर बात में करती है यस। तो कई लोगों का होता है ना, हाँ ठीक है। मैं मेरे स्टाफ में भी कंफ्यूज होता हूँ, जैसे मैं कोई बात कह रहा हूँ स्टाफ में, तो कई टीचर होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इसके समझ में आ गई बात, तो मैं रिवर्स पूछ लेता हूँ कि अच्छा ये चीज़ क्या साहब, तो नहीं चलता। हाँ भाई, शक्ति पृथक्करण वापस मुझे जवाब दें, कुल मिला के सुन लो, जवाब तो नहीं आ रहा, बड़ी छोटी चीज़ है। सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में निर्धारित कार्यों का निर्वहन करें, मतलब कार्यों का पालन करें, और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। यह शक्ति पृथक्करण होता है। मोंटेस्क्यू ने यह अवधारणा दी थी 1765 में, और अमेरिका के संविधान का मोंटेस्क्यू बौद्धिक पिता कहलाता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है। लेकिन मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा दी थी, अमेरिका के संविधान में एज इट इज वैसे नहीं अपनाया गया है। उन्होंने अवरोध और संतुलन का नियम या चेक एंड बैलेंस का नियम अपनाया है साथ में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपने अपने क्षेत्र में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेंगे और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो शक्ति पृथक्करण हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया लोकतांत्रिक व्यवस्था निकल के आएगी, लोगों को स्वतंत्रता ज़्यादा मिलेगी। अगर एक ही व्यक्ति सारे काम करे, कानून भी वही बनाए, न्याय भी वही करे, लागू भी वही करे, तो न्याय होगा कि अन्याय होगा? लोकतंत्र होगा कि तानाशाही आएगी? तो लोकतंत्र के लिए, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है कि शक्तियों का पृथक्करण कर दो, कि भाई साहब जो कानून का निर्माण करे वो कानून की जांच नहीं करे, जांच तो दूसरा करेगा,
मैंने कानून का निर्माण कर लिया और मैं ही अगर उसकी जांच कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि बहुत बढ़िया कानून है भाई, इसी के हिसाब से चलना चाहिए सभी आदमी को। असली एग्जामिन कब होगा? जब दूसरा आदमी उसकी जांच करेगा। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए जरूरी था, इसलिए तो अपनाया गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, अगर सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने लग गए और एक दूसरे के मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करने लगे तो वो बेलगाम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो शक्ति पृथक्करण के दोषों को दूर करने के लिए नियंत्रण और संतुलन, अवरोध और संतुलन, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत भी अपनाया गया। वो क्या था कि एक अंग जो कार्य कर रहा है उसको चेक करेंगे दोनों अंग, दूसरा कर रहा है उसको चेक करेंगे ये वाले दोनों अंग, बीच वाला कर रहा है उसको चेक करेंगे ये वाले दोनों अंग। तो सारे अंग एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस पे ले लेंगे तो वो बेलगाम भी नहीं होंगे। तो अमेरिका के संविधान में यद्यपि शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है लेकिन पूर्ण शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाया गया है। अवरोध और नियंत्रण का सिद्धांत, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को मिक्स करके अपनाया गया है। भारत के संविधान में भी शक्ति पृथक्करण एक स्तर पर पाया जाता है लेकिन उस लेवल का नहीं पाया जाता जितना कि अमेरिका में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक में तो ये उतना होता है, संसदात्मक में नहीं होता, क्योंकि संसदात्मक में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हें समझाया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो संसदात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बन रही है कि नहीं बन रही है? तो फिर पृथक्करण कहाँ हुआ? जो आदमी कार्यपालिका में बैठे हुए हैं वो सारे ही व्यवस्थापिका में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण उस लेवल का